हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी लॉ, जिसमें आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड ईजमेंट एक्ट के बारे में स्टडी करना होता है। और ये इससे जो क्वेश्चन है वो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति अंतरण क्या है, संपत्ति अंतरण के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है और कौन व्यक्ति सक्षम नहीं है, किन संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो आज हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछ लेता है कि संपत्ति अंतरण क्या है, उससे क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि संपत्ति अंतरण है क्या। संपत्ति अंतरण को सबसे पहले याद रखिएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम को किस धारा में बताया गया है? तो धारा 5 में बताया गया, सेक्शन 5 में बताया गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति अंतरण शब्द से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अनेक जीवित व्यक्तियों को तुरंत या भविष्य के लिए संपत्ति हस्तांतरित करता है। संपत्ति अंतरण कोई व्यक्ति स्वयं को अकेले ही या अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपने को भी कर सकता है, परंतु इसके लिए एक व्यक्ति दो प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करता है। पहला है संपत्ति अंतरण अधिनियम को धारा 5 में बताया गया है। 5 के प्रावधान के अनुसार संपत्ति अंतरण शब्द जो है वो एक ऐसे कार्य से अभिप्रेत करता है कि जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति, संपत्ति का अंतरण कोई जीवित व्यक्ति जो है एक या अनेक जीवित व्यक्ति को, मतलब एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को तुरंत या भविष्य के लिए संपत्ति को अंतरित कर देता है, दूसरे को संपत्ति अंतरित कर देता है। संपत्ति अंतरण जो है कोई व्यक्ति स्वयं को भी कर सकता है, अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर स्वयं को भी अंतरित कर सकता है, परंतु इसके लिए एक व्यक्ति दो प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करता है। संपत्ति अंतरण धारा 5 में बताया गया है। इसके अनुसार क्या है कि एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को तुरंत या भविष्य के लिए संपत्ति को अंतरित कर सकता है। वो कभी कभी स्वयं को भी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अंतरित कर सकता है संपत्ति को। इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है जीवित व्यक्ति। संपत्ति अंतरण के लिए जीवित व्यक्ति का होना आवश्यक है। जीवित व्यक्ति का अर्थ सिर्फ मनुष्य से नहीं होता बल्कि वैधानिक व्यक्तित्व वाली संस्थाओं से भी है। दूसरा है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका अंतर्गत चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति आती है। इसके लिए आवश्यक यह है कि वस्तु में हक होना चाहिए। जिस वस्तु में वर्तमान में हक उपस्थित नहीं है परंतु भविष्य में हक प्राप्त होने की संभावना संभाव्य है, उस संपत्ति का अंतरण नहीं होता, क्योंकि भविष्य में प्राप्त संपत्ति का हित का अंतरण नहीं होता। पहला था जीवित व्यक्ति। संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को कर सकता है। जीवित व्यक्ति का अर्थ सिर्फ मनुष्य ही नहीं होता, व्यक्ति ही नहीं होता, बल्कि वैधानिक व्यक्तित्व वाली संस्था भी होता है। दूसरा है संपत्ति। संपत्ति चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति होती है। इसके लिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति संपत्ति को अंतरित कर रहा है उसमें उस संपत्ति में उस व्यक्ति का हक होना चाहिए और वर्तमान हक होना चाहिए, ना कि भविष्य में होने की संभावना हो, तो उस संपत्ति का अंतरण नहीं होगा। तीसरा है अंतरण। संपत्ति अंतरण के लिए आवश्यक है कि संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। वह अंतरण लिखित में हो सकता है या मौखिक, दोनों प्रकार से हो सकता है। चौथा है विधिमान्य उद्देश्य। संपत्ति का अंतरण किसी विधिक उद्देश्य से होना चाहिए जिसको संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत उन उद्देश्यों को बताया गया है जो कि विधि के विरुद्ध हैं। उम्मीद करते समझ आया होगा। इसके संपत्ति अंतरण क्या है? एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को तुरंत या भविष्य के लिए संपत्ति को हस्तांतरित कर सकता है। वह स्वयं को अकेले भी संपत्ति को स्वयं को अंतरित कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति को दो प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करना होगा, जिसको धारा 5 में बताया गया।
आवश्यकता में क्या था, जीवित व्यक्ति। पहले तो संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति होना आवश्यक है। जीवित व्यक्ति का अर्थ सिर्फ मनुष्य से नहीं होगा बल्कि वैधानिक व्यक्तित्व वाली संस्था से भी है। संपत्ति चल एवं अचल दोनों की हो सकती है और वह जिसमें उसका हक है, वर्तमान हक होना चाहिए, तभी वह संपत्ति अंतरित कर सकता है। अंतरण में क्या था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपत्ति का अंतरण हो और वह लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। चौथा था विधि मान्य उद्देश्य। अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, जिसको धारा 7 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो। मतलब वो संविदा करने में सक्षम होना चाहिए और जो संपत्ति अंतरित कर रहा है उसमें उसका हक होना चाहिए। या अंतरणीय संपत्ति जो इनकी अपनी नहीं है उसको अंतरण करने के लिए अधिकृत किया गया हो। मतलब वो संपत्ति उसकी नहीं है लेकिन मालिक जो है वो उसको अधिकृत किया है कि तुम संपत्ति को अंतरित कर सकते हो किसी दूसरे को, जिसको मन चाहे तुम दे सकते हो, तो अंतरण करने योग्य है। कौन व्यक्ति सक्षम है, इसका उत्तर संविदा अधिनियम की धारा 11 में दिया गया है। अर्थात जो व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है वही व्यक्ति संपत्ति हस्तांतरण करने में सक्षम है। संविदा अधिनियम में निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर सभी को संविदा करने के लिए सक्षम बताया गया है। पहला है अवयस्क, दूसरा है विकृचित व्यक्ति, तीसरा है विधि द्वारा अयोग्य व्यक्ति जो अंतरण नहीं कर सकता। इस प्रकार नकारात्मक रूप में यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते। धारा 7 में क्या बताया गया है कि वह व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है और अंतरणीय संपत्ति में उसका हक है, जो संपत्ति का अंतरण होने वाला है उसमें अगर उसका हक है और अगर संपत्ति उसकी नहीं है लेकिन जिसकी संपत्ति है उसने उसे हक दिया है कि तुम उस संपत्ति का अंतरण कर सकते हो, तो वह व्यक्ति अंतरण करने योग्य है। कौन व्यक्ति सक्षम है, इसके बारे में संविदा अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि जो संविदा करने में सक्षम है वही व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण करने में सक्षम है। और संविदा अधिनियम में निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति को छोड़कर जो संविदा करने में सक्षम नहीं है वो व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण करने में भी सक्षम नहीं है। तो कौन कौन व्यक्ति है, पहला है अवयस्क व्यक्ति संविदा भी नहीं कर सकता और ना ही संपत्ति का अंतरण कर सकता है, जिसको मोहरी वीवी बनाम धर्मोदास गोस्वामी के बाद में यह निश्चित हो चुका है कि अवयस्क व्यक्ति जो है वो संविदा करने में सक्षम नहीं है, अतः उसके द्वारा संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। परंतु अवयस्क अंतरिति की हैसियत से संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। अवयस्क जो है संविदा भी नहीं कर सकता और न ही संपत्ति को किसी दूसरे को अंतरित कर सकता है, लेकिन वह संपत्ति प्राप्त करने की हैसियत रख सकता है। दूसरा है विकृचित व्यक्ति। विकृचित व्यक्ति वह व्यक्ति जो स्वयं के द्वारा किए गए अनुबंध की प्रकृति तथा उसके परिणामों को समझने में असमर्थ होता है तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अंतरण शून्य होता है, परंतु वह अंतरिति की हैसियत से संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। विकृचित व्यक्ति मतलब जिसे पागल कहते हैं। पागल जो विकृचित व्यक्ति जो है वो संविदा करने में सक्षम नहीं होगा और न संविदा करने में वो सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उसके जो परिणाम होते हैं संविदा की उसे समझने में वो असमर्थ होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो संपत्ति का भी अंतरण नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अंतरण किया जाता है वो शून्य होगा, परंतु वह अंतरिति की हैसियत से संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कौन व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं है, पहला है अवयस्क व्यक्ति, दूसरा है विकृचित व्यक्ति। अवयस्क व्यक्ति संविदा करने में भी सक्षम नहीं है और न ही वह संपत्ति को किसी अन्य को अंतरित कर सकता है, लेकिन वह संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार है। तीसरा है विधि द्वारा अयोग्य व्यक्ति, मतलब जिसको विधि अयोग्य घोषित कर दिया है वह संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकता। जिन व्यक्तियों को विधि संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित किया है तो वह संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। जैसे दिवालिया व्यक्ति। संपत्ति का अंतरण उस व्यक्ति के द्वारा भी नहीं हो सकता जिसको अंतरण का अधिकार नहीं है। वे संपत्तियां जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी संपत्ति है जिसका अंतरण नहीं हो सकता, जिसको धारा 6 में बताया गया है। संपत्ति का प्रमुख गुण है कि वह अंतरणीय है। यदि संपत्ति के इसी गुण को हटा दिया जाए तो वह संपत्ति ही नहीं कही जा सकती। संपत्ति के अंतरण के संबंध में यह नियम है कि किसी भी प्रकार के संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। धारा 6 में उन संपत्तियों का उल्लेख है जो हस्तांतरण के योग्य नहीं है।
वे संपत्तियां जो है वो निम्नलिखित है। मतलब कौन सी संपत्ति जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता। संपत्ति, सबसे पहले तो संपत्ति का यह गुण है कि वह अंतरण हो। अगर संपत्ति का अंतरण योग्य नहीं है संपत्ति, तो वह संपत्ति ही नहीं कही जाएगी। जो वह संपत्ति का यह प्रमुख गुण है कि वह अंतरणीय होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो अंतरणीय योग्य है। यदि संपत्ति के इस गुण को हटा दिया जाए तो वह संपत्ति ही नहीं कही जाएगी। वह किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। तो अधिनियम की धारा 6 में बताया गया है जो कि हस्तांतरण के योग्य नहीं है वे संपत्तियां जो है वो निम्नलिखित है। पहला है संभावना का अंतरण। मतलब बारिश की संभावना की अंतरण। किसी बारिश द्वारा किसी संपदा में उत्तराधिकारी प्राप्त करने की संभावना अनिश्चित होती है। किसी बारिश द्वारा किसी संपत्ति में उत्तराधिकारी प्राप्त करने की जो संभावना होती है वो अनिश्चित होती है। यह निश्चित नहीं है कि पहले पिता मरेगा या पुत्र और कौन वारिस होगा, अर्थात यह संभावना मात्र है जिसका अंतरण नहीं हो सकता। दूसरा है पुनः प्रवेश करने का अधिकार। इससे अभिप्राय ऐसी भूमि पर कब्जा करने से है जो कुछ समय तक दूसरे के कब्जे में रही हो। जैसे पट्टे में होता है। पट्टे में क्या होता है, अब अपनी भूमि को जो किसी दूसरे पर कर दिया जाता है कि तुम मुझसे कमाई करना, जो भी पैसे होंगे मुझे आधा तुम देना, आधा वो रखेगा। तो जैसे पट्टे में होता है कब्जा मतलब करना। यदि किराया नहीं दिया गया या पट्टे की शर्त जो है वो भंग हो जाती है तो पुनः प्रवेश का अधिकार देता है। पुनः प्रवेश का अधिकार जो है वो भूमि से अलग अंतरित नहीं किया जा सकता। तीसरा है सुखाधिकार। चूंकि सुखाधिकार उस भूमि के स्वामित्व से स्वतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए इसका अलग से अंतरण नहीं हो सकता। जैसे रास्ते का अधिकार या रोशनी का अधिकार, ऐसे अधिकार संबंधित संपत्ति के साथ ही अंतरित हो सकती है, अलग से नहीं। तो कौन कौन सी संपत्ति अंतरण योग्य नहीं है? बारिश की संभावना का अंतरण। इसमें निश्चित नहीं है कि पहले पिता मरेगा या पुत्र और कौन वारिस होगा, तो उसकी तो संभावना मात्र है ये, तो इसका अंतरण नहीं हो सकता। पुनः प्रवेश का अधिकार क्या होता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा करने से जो कुछ समय तक दूसरे के कब्जे में रही है। अगर जैसे पट्टे में होता है, अगर पट्टा जिसके पास है वो किराया नहीं दे रहा है, ठीक है, या पट्टे की जो शर्त है उस शर्त को वो पूरा नहीं किया, तो मालिक पुनः प्रवेश का अधिकार रख सकता है, उसे हटा सकता है और वह अपनी भूमि पर स्वयं काम कर सकता है। ठीक है। तीसरा है सुखाधिकार। सुखाधिकार में क्या होता है कि जमीन आपकी है, लेकिन अगर आपका बगल का कोई घर है तो वो आपकी ज़मीन से, वो आपकी रास्ते से मतलब जाना चाहता है, तो उसे कहते हैं सुखाधिकार। आपका यह हक है कि आप उसे जाने दोगे या नहीं, तो इसे कहते हैं सुखाधिकार। मतलब सुखाधिकार उस भूमि के स्वामित्व से स्वतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए इसका अलग से अंतरण नहीं हो सकता। जैसे होता है रास्ते का अधिकार, ठीक है, जैसे और या रोशनी का अधिकार हो सकता है। चौथा है निज हित, मतलब स्वयं का हित। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे हित का अंतरण नहीं कर सकता जिसका उपभोग केवल उस व्यक्ति के लिए निश्चित हो। पांचवा है भविष्य में भरण पोषण का अधिकार। ऐसा अधिकार उस व्यक्ति के हित के लिए होता है, इसलिए अंतरित नहीं किया जा सकता। छठा है केवल मुकदमा करने का अधिकार। जैसे संविदा भंग होने पर क्षतिपूर्ति हेतु बाद लाने का अधिकार या अपकृत्य होने पर क्षतिपूर्ति हेतु बाद लाने का अधिकार अंतरित नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो अधिकार है वो पीड़ित पक्षकार का अधिकार है। सातवां है लोकपद। लोकपद किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजी योग्यता के कारण धारण किया जाता है, इसलिए इसको अंतरित नहीं हो सकता। पहला था किन संपत्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता, जिसको धारा 6 में बताया गया है, बारिश की संभावना का अधिकार। कोशिश कर रही हूँ मैं आपको यहीं पर याद करवा दूं। दूसरा है पुनः प्रवेश का अधिकार। तीसरा है सुखाधिकार। चौथा है निज हित की कोई भी व्यक्ति अपने हित का अंतरण नहीं कर सकता है जिसका उपभोग केवल उसी व्यक्ति के लिए निश्चित हो। ठीक है। पांचवा है भविष्य में भरण पोषण का अधिकार। भविष्य में उसे जो अधिकार दिया गया है उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। छठा है केवल मुकदमा करने का अधिकार। ये जो अधिकार है पीड़ित पक्षकार का अधिकार है। जैसे संविदा भंग होने पर उसे क्षतिपूर्ति हेतु बाद लाने का अधिकार है, या अपकृत्य होने पर क्षतिपूर्ति हेतु बाद लाने का अधिकार जो है वो अंतरित नहीं हो सकता। यह अधिकार जो है वो पीड़ित पक्षकार का अधिकार है। सातवां
है लोकपद। लोकपद क्या होता है, मतलब कोई नौकरी हो गई तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजी योग्यता के कारण धारण किया जाता है, तो ये अंतरित नहीं हो सकता। मतलब कोई भी किसी की भी नौकरी है तो वो थोड़ी किसी और को दे देगा, तो ये भी अंतरित नहीं हो सकता है। मुकदमा करने का जो अधिकार है, किसी किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो वही मुकदमा करेगा ना, कि कोई और तो उसके बदले में नहीं करेगा। ये जो अधिकार है वो पीड़ित पक्षकार का अधिकार है, तो ये जो है वो किसी और को तो अंतरित नहीं हो सकता। 8वां है पेंशन। पेंशन जो है वो किसी व्यक्तियों को भूतपूर्व सेवाओं के कारण प्राप्त होती है, मतलब पहले जो काम कर चुका है उसके लिए प्राप्त होती है पेंशन, इसलिए यह अंतरित नहीं किया जा सकता। 9वां है प्रकृति के विरुद्ध अंतरण। उन संपत्तियों का अंतरण शून्य है जिसका अंतरण उन संपत्तियों की स्थिति तथा प्रकृति के विरुद्ध हो, जैसे हवा, पानी तथा प्रकाश। 10वां है हित की प्रकृति। प्रकृति के प्रतिकूल अवैधानिक उद्देश्य या प्रतिफल अयोग्य अंतरिति के पक्ष में किया गया अंतरण अवैध है, जैसे इस अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत कोई न्यायाधीश या एडवोकेट या अधिकारी जो न्यायालय से संबंधित है किसी अनुयोज्य दावे की क्रय करने के योग्य नहीं है, इसलिए उक्त अंतरण जो है वो अवैध है। अनुयोज्य दावा मतलब कार्रवाई करने योग्य दावा, मतलब न्यायालय में मुकदमा करने योग्य होना चाहिए, वैसा दावा क्रय करने के योग्य नहीं होता है, इसलिए उक्त अंतरण अवैध है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ। धारा 5 में संपत्ति अंतरण को बताया गया है कि एक जीवित व्यक्ति ही किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति तुरंत या भविष्य के लिए अंतरित कर सकता है। आवश्यक तत्व में जीवित व्यक्ति हो जाएगा। दूसरा है संपत्ति चल या अचल संपत्ति हो सकती है। अंतरण होना चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वह मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है। विधिमान्य उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति को धारा 7 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति अंतरण करने योग्य सक्षम है, जिसमें कुछ को छोड़कर जैसे अवयस्क व्यक्ति, विकृत व्यक्ति, विधि द्वारा योग्य व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम नहीं है, वो संपत्ति का अंतरण करने में भी सक्षम नहीं है। किन संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता? बारिश की संभावना का अंतरण नहीं हो सकता, पुनः प्रवेश का अधिकार का अंतरण नहीं होगा, सुखाधिकार का अंतरण नहीं होगा, निज हित का अंतरण नहीं हो सकता, भविष्य में भरण पोषण का अधिकार का अंतरण नहीं होगा, केवल मुकदमा करने का अधिकार का अंतरण नहीं होगा, लोकपद, पेंशन, प्रकृति के विरुद्ध का अंतरण नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको ये टॉपिक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़कर जरूर जाइएगा। धारा 5, धारा 6, धारा 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।